नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम एमसीक्यू की वीडियो की स्टडी के अंदर एक नया वीडियो हम लेके आए हैं। जीआई सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो के अंदर हमने डंपिंग सिंड्रोम और जीआरडी के एमसीक्यू जो है विद रैशनल सॉल्व किए थे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली कोलोस्टमी, कैंसर ऑफ कोलन और इलियोस्टमी उससे संबंधित कुछ एमसीक्यू जो है आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, द नर्स प्रिपेयरिंग ए टीचिंग प्लान फॉर ए कम्युनिटी प्रेजेंटेशन ऑन द प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कोलन कैंसर। कोलन कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए एक टीचिंग प्लान प्रिपेयर किया जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स आइडेंटिफाई टू द ऑडियंस एज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कोलन कैंसर। बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है। तो मोस्ट कॉमन कोज क्या है, मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, सॉरी मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है कोलन कैंसर का, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है एब्डोमिनल पेन, सेकंड ऑप्शन है डायरिया, थर्ड ऑप्शन है रेक्टल ब्लीडिंग और फोर्थ ऑप्शन है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्वेश्चन ने पूछा है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ कोलन कैंसर, सॉरी मोस्ट कॉमन सिम्टम, सॉरी आई डोंट नो व्हाई कोज रिपीटेड। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कोलन कैंसर, क्या है कोलन कैंसर का सिम्टम? यस, सम पीपल गेस करेक्टली। क्या गेस किया आपने? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इट्स रॉन्ग वन। एब्डोमिनल पेन, इट्स आल्सो रॉन्ग वन। बेसिकली जिन लोगों ने गेस किया वो बिल्कुल सही किया। आप लोगों का आंसर सी सुन रहा हूं मैं, दैट इज रेक्टल ब्लीडिंग। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोलन कैंसर जो है उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है वो रेक्टल ब्लीडिंग होता है। अदर कॉमन सिम्टम के अंदर मरीज को अल्टरनेट रहता है कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। मतलब जरूरी नहीं कि उसको डायरिया ही हो, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। तो ये अल्टरनेट कंडीशन रहती है, कॉन्स्टिपेशन डायरिया। इसके अलावा स्टूल का कैलिबर जो होता है, मतलब इकट्ठा होने की क्षमता जो होती है वो बहुत नैरो हो जाती है। एंड सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन रहता है हमेशा, मतलब उसे लगता है कि पूरा खाली नहीं हुआ है, इस तरीके का सेंस जो है हमेशा उसको होता रहता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम है। तो एक सिम्टम है रेक्टल ब्लीडिंग, इसके अलावा alternate constipation and diarrhea, narrowing of stool caliber and sense of incomplete evacuation। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो एंड ओकल ब्लीडिंग जो है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। मरीज को धीरे धीरे रेक्टल ब्लीडिंग के कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। और ओकल्ट ब्लड, मतलब हिडन ब्लड, जो हम स्टूल टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर ब्लड की प्रेजेंसी मिलेगी, इसको स्टूल फॉर ओकल ब्लड कहते हैं, तो वो वहां पे अपने को पॉजिटिव मिलेगा। कोलन कैंसर जो है वो एसिम्टोमेटिक भी रहता है ज्यादातर अर्ली स्टेज के अंदर। पेशेंट को जो कोलन कैंसर होता है उसके अर्ली स्टेज में ज्यादातर कोलन कैंसर जो है एसिम्टोमेटिक रहता है। दो और ऑप्शन है यहाँ पे। डायरिया को तो हमने सेपरेट कर ही दिया कि वहाँ कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों ही रहते हैं। एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो है ये नेसेसरी नहीं है कि कोलन कैंसर में प्रेजेंट हो, ये कोई इंपॉर्टेंट सिम्टम नहीं है। तो ये कॉमन सिम्टम नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी होते हैं। तो ये गलत हो गई और ये भी गलत है। तो ए, बी और डी इज द रॉन्ग वन, सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रेक्टल ब्लीडिंग। Question है, which of the following has been identified as a potential risk factor for the development of colon cancer? पहले हमने सिम्टम पढ़ा रेक्टल ब्लीडिंग, अब हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल रिस्क फैक्टर, मतलब ऐसा कौन इंसान है जिसको कोलन कैंसर होने की संभावना है। रिस्क फैक्टर क्या है? वो इंसान जिसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो इंसान जो लॉन्ग टर्म यूज करता है लैक्सेटिव, वो इंसान जिसकी हिस्ट्री होती है स्मोकिंग की, या वो इंसान जिसको हिस्ट्री होती है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज की। कौन सा इंडिविजुअल है जिसको रिस्क फैक्टर है कोलन कैंसर के डेवलप होने के? क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ लैक्सेटिव, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग और हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। सम पीपल से इज क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जवाब बिल्कुल गलत है। द करेक्ट आंसर इज हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। ये भी कुछ लोगों ने बोला है जो कि सही है। आईबीडी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जो है उसका हिस्ट्री रिस्क फैक्टर है कोलन कैंसर का। अदर रिस्क फैक्टर के अंदर उम्र मायने रखती है यहाँ पे। और वो इंडिविजुअल जो ओल्डर देन 40 ईयर्स है, 40 साल के बाद की जिनकी उम्र होती है, उनमें कोलन कैंसर होने की संभावनाएं देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ मरीजों में फैमिलियल पोलिपोसिस होता है, पोलिप्स फॉर्मेशन होते हैं,
कोलोरेक्टल पोलिप जिनको बन जाते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और हाई फैट और लो फाइबर डाइट जो इंडिविजुअल लेते हैं, है ना, जिनकी डाइट के अंदर फैट जो होती है वो तो होती है ज्यादा और फाइबर जो होता है वो होता है कम, है ना, तो उसकी आंत को ज्यादा काम करना पड़ता है और उससे कैंसर होने की संभावना ज्यादा। इसलिए हम कहते हैं कि फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोलन कैंसर लो फैट और हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए। इंटेस्टाइन के लिए सबसे अच्छी डाइट जो होती है वो लो फैट हाई फाइबर डाइट होती है। और अगर हाई फैट लो फाइबर डाइट ले तो कोलन कैंसर हो जाता है। आईबीडी मोर देन 40 ईयर और हाई फैट लो फाइबर डाइट रिस्क फैक्टर। तो डी यहाँ पे करेक्ट है। ए बी और सी जो है वो रॉन्ग आंसर है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, लैक्सेटिव यूज और स्मोकिंग जो है उससे कोलन कैंसर नहीं होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इमेज विच इज गिवन बिलो। पहचान कौन वाला कंडीशन है। दिस इज द इमेज व्हाट इट इज। आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई एक सूचर लगाए हुए हैं और वुंड के जो एज है वो सूचर लाइन से सेपरेट हो चुके हैं। जबकि वुंड के एज सूचर लाइन से सेपरेट हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं वेरी गुड डीहिसेंस। क्या बोलते हैं इसको? जोधपुर एम्स ग्रेड 1 के पेपर में लास्ट बार ये पूछा हुआ सवाल है। कई बार कई जगह ये पूछा गया है लेकिन अभी ये लेटेस्ट जो है ये 2019 में ही पूछा गया था। डीहिसेंस इसको बोलते हैं। हिसेंस सूचर लाइन का सेपरेट हो जाना डीहिसेंस कहलाता है। अगर वहां से कोई अंदर का ऑर्गन बाहर आ जाए तो उसको एविसरेशन कहते हैं और ये कंडीशन है डीहिसेंस जिसमें दोनों सूचर लाइन के एज जो है आपस में क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ज्यादातर ये पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन के रूप में होता है। ओबीज मरीज जो होते हैं, है ना, जिनको ओबेसिटी होती है उनमें ये प्रॉब्लम देखने को ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट है व्हेन टीचिंग ए क्लाइंट विद साइन एंड सिम्टम ऑफ कोलन कैंसर अबाउट द डायग्नोस्टिक वर्कअप। कोलन कैंसर के साइन एंड सिम्टम जब हम टीच कर रहे हैं और उसको डायग्नोस्टिक वर्कअप के बारे में बताते हैं कि इसको पता कैसे करते हैं, कोलन कैंसर का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिकेशन आफ्टर ए बेरियम एनीमा। बेरियम एनीमा के बाद में कौन सी मेडिकेशन उसको लेना है। मतलब जब डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं कोलन कैंसर का तो मरीज को बेरियम एनीमा अगर दिया है तो बेरियम एनीमा के बाद में क्या दवाई उस मरीज को लेना है। फर्स्ट ऑप्शन है लैक्सेटिव, सेकंड वन है एंटीकोलिनर्जिक, थर्ड वन है एंटासिड्स और फोर्थ वन है डिमुलसेंट। कोलन कैंसर का डायग्नोस्टिक वर्कअप किया जा रहा है। बेरियम एनीमा इसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। उस एनीमा को लगाने के बाद में क्या मेडिकेशन मरीज को हम देंगे, लैक्सेटिव देंगे या एंटीकोलिनर्जिक देंगे या एंटासिड्स देंगे या डिमुलसेंट देंगे। व्हाट इज करेक्ट वन? देखिएगा बेरियम जो है वो एक आयन है और वो इंटेस्टाइन के अंदर स्टे कर सकता है। तो वो मरीज जिसको हमने बेरियम एनीमा दिया है उस बेरियम को वहां से इंटेस्टाइन से एलिमिनेट करने के लिए या एलिमिनेशन को प्रमोट करने के लिए हम इंटेस्टाइन को तेज करने वाली दवाई देते हैं। इंटेस्टाइन को फास्ट करने वाली दवाई का नाम यहाँ पे है इन चार दवाइयों में लैक्सेटिव। लैक्सेटिव जो है वो इंटेस्टाइन को स्पीड अप करती है और उसकी वजह से बेरियम जो है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ए, दैट इज लैक्सेटिव। एंटीकोलिनर्जिक दवाई जो होती है वो एड्रीनर्जिक दवाई है और ये जीआई सिस्टम को स्लो करती है, इंटेस्टाइन को स्लो करती है, वी ऑल नो, है ना। तो जो है रिटेन बेरियम जो है उसको निकालने के लिए और फिकल इंफेक्शन को बाहर निकालने के लिए लैक्सेटिव काम में लेंगे। एंटासिड जो है वो भी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को क्या करती है, कम करती है, डिक्रीज करती है। और लास्ट ऑप्शन है डिमोलसेंट, ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन का सूदिंग एजेंट है जो जीआई ट्रैक्ट में यूज किया जाता है और डायरिया के इलाज में इसको यूज करते हैं। तो कोलिन एंटीकोलिनर्जिक, एंटासिड और डिमोलसेंट इसका रोल जो है बेरियम एनीमिया के बाद में नहीं रहता है। क्वेश्चन है क्लाइंट विद कोलन कैंसर हैज एन एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन विद ए कोलोस्टमी। कोलन कैंसर वाले मरीज का कोलोस्टमी किया, ओपनिंग बनाई वहां पे और एब्डोमिनल और पेरिनियल रिसेक्शन कर दिया, कट करके हटा के और वापस उनको जोड़ दिया और वहां पे कोलोस्टमी कर दिया। Which of the following nursing intervention is most appropriate for this client in the client in the post operative period? पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इस मरीज में मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या होना चाहिए?
पहला है मेंटेन द क्लाइंट से सेमी फाउलर पोजीशन मेंटेन करेंगे, असिस्ट द क्लाइंट विद वार्म सीड्स बाथ देंगे उसको, एडमिनिस्ट्रेशन 30 ml मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MOM to stimulate colostomy activity and remove the ostomy pouch as needed so the stoma can be assessed। चार ऑप्शन है, कोलोस्टोमी कर दिया, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में मरीज है, तो क्या एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन वहां पे होना चाहिए रिसेक्शन के बाद में, विच इज द करेक्ट वन, सेमीफाउलर पोजीशन और वार्म सीड्स बाथ और 30 ml मोम और रिमूव ऑस्टमी पाउच टू असेस दी स्टोमा। तो कई सारे लोग का जवाब जो है डी है, जो कि एक गलत जवाब है। करेक्ट आंसर इसका है बी। बहुत कम लोग दे पा रहे हैं, लेकिन समझिएगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी। अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन जो है एब्डोमिनल पेरिनियन रिसेक्शन के बाद में कोलोस्टोमी वाले मरीज के अंदर, कि हम वहां पे उसको असिस्ट करेंगे वार्म सीड्स बाथ में दिन में 3 से 4 बार, ताकि जो पेरिनियल इंसिजन है वो क्या हो सके, क्लीन रहे, है ना। वो मरीज जो है जिसको हम सीड्स बाथ देंगे, तो उसमें क्या होगा कि उस पेरिनियल इंसिजन की क्लीनिंग रहेगी और मरीज जो है वो कंफर्टेबल रहेगा। मरीज को हम जो है ज्यादातर साइड लाइन पोजिशन के अंदर रखते हैं, है ना। तो ऐसे मरीज में ये कंफर्टेंस को बढ़ाता है सीड्स बाथ, और साइड लाइन पोजिशन से भी वो मरीज थोड़ा कंफर्ट रहेगा, ऑपरेटेड साइड जो है वो सही रहेगा। अच्छा, इसके अंदर और ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन है कि मरीज को जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देंगे। तो ये जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एक तरह का हम कह सकते हैं कि जो है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने वाला एजेंट है। इसका मतलब ये स्टिमुलेट करेगा कॉलन की एक्टिविटी को। तो एक्टिविटी ज्यादा हमें नहीं करवानी है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यहाँ पे किसी तरीके का रोल नहीं है ना। और पोजीशन का हमने बात कर ही ली, तो हमें कौन सी पोजीशन देनी है, साइड लाइन। तो सेमी फाउलर पोजीशन नहीं देते हैं, साइड लाइन पोजीशन से कंफर्ट रहेगा मरीज को, तो ये आंसर भी गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको हम रिमूव करेंगे, कोलोस्टोमी वाले पाउच को रिमूव करेंगे। तो जो है ये कोलोस्टोमी पाउच जो है, स्टोमा जो है मतलब हम ऑस्टोमी पाउच जो है उसको डेली चेंज नहीं करते हैं। और स्टोमा का असेसमेंट जो है आपने देखा होगा, अगर पाउच आपने देखा तो वहाँ पे जो है पॉलीथीन टाइप का ऊपर की तरफ से रहता है, तो आप स्टोमा को असिस्ट पाउच के साथ में ही कर सकते हैं, है ना। ट्रांसपेरेंट रहता है वो एकदम, और आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसके लिए उसको हटाने की जरूरत नहीं है। पाउच अगर खुद हट जाए या जो है वहां पे बहुत ज्यादा वो कट फट गया, कहीं लीकेज है, तब नया बैग लगाने की जरूरत है, पाउच लगाने की जरूरत है। तो असेसमेंट के लिए इसको हटाना मेरे हिसाब से बेवकूफी होती है। तो आंसर रहेगा बी, असिस्ट द क्लाइंट विद ए वार्म सीड्स बाथ। ए साइडलाइन पोजीशन इसलिए गलत, सी नहीं देना है, एक्टिविटी को स्टिमुलेट नहीं करना है, और डी जो है वो जरूरत नहीं है पाउच को हटा के असेसमेंट की। The nurse evaluate the client's stoma during the initial post-operative period. Which of the following observations should be reported immediately of the physician? कौन सा ऑब्जर्वेशन जो है बातों बात रिपोर्ट करना है? फर्स्ट ऑप्शन है the stoma is slightly edematous. Second है the stoma is dark red to purple. The stoma oozes a small amount of blood. The stoma does not expel stool. कोलोस्टोमी किया, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में मरीज है, और क्या आपने असेसमेंट किया कि आप तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। एक तो कि स्टोमा पे थोड़ी बहुत एडिमा है, दूसरा स्टोमा जो है वो डार्क रेड और पर्पल है, तीसरा वहां से कुछ अमाउंट में ब्लड यूज हो रहा है, और लास्ट है कि स्टोमा जो है वहां से स्टूल आ ही नहीं रहा है। व्हाट इज द करेक्ट वन? अच्छा, दो चीज यहाँ एलिमिनेट करते हैं, देखिएगा। एक ऑप्शन लिखा हुआ है स्लाइटली एडिमेटस, एक ऑप्शन लिखा हुआ है स्लाइटली एडिमेटस, और एक ऑप्शन लिखा हुआ है स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड। तो स्लाइटली एडिमेटस और स्मॉल, जब स्मॉल और स्लाइट ऐसे वर्ड आते हैं, इसका मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टोमा की साइड पे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में थोड़ा एडिमा और थोड़ा ब्लड वहां से ऊजिंग नॉर्मल है, इसलिए इसको इमीडिएटली रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो प्रॉब्लम तो है ही नहीं, है ना। अब दो बचे हैं, स्टोमा डार्क रेड से पर्पल हो रहा है और स्टूल एक्सपेल नहीं हो रहा है। कई सारे लोगों का आंसर डी है, 70%, 30% लोग जो है आंसर बी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे रेशियो है जो 70% है, वो ज्यादा रेशियो है, लेकिन ज्यादा होते हुए भी वो गलत है।
कोलोस्टोमी वाला जो स्टोमा होता है वो स्टोमा 2 से 4 दिन तक सर्जरी के बाद में फंक्शन जो है वो बिगिन नहीं करता है। तो जरूरी नहीं कि पोस्ट ऑपरेटिव में तुरंत काम करे, है ना। तो ये फंक्शनिंग को बिगिन करने में 2 से 4 दिन लेता है, इसलिए ये आंसर भी गलत है। ये प्रॉब्लमेटिक इश्यू नहीं है। अगर स्टोमा से स्टूल नहीं आ रहा है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में तो नॉट नेसेसरी, है ना, क्योंकि 2 से 4 दिन तक वो फंक्शनिंग में आता है। स्टोमा जो है वो डार्क रेड से पर्पल हो रहा है, ये बहुत बड़ी इमरजेंट कंडीशन है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। अगर डार्क रेड होना चाहिए, ये इसका नॉर्मल कलर है, और उससे ये पर्पल हो रहा है, ये इंडिकेट करता है कि वहां के ब्लड की सप्लाई क्या हो रही है, इनएडिक्वेट हो रही है। और अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो वो जो है इंटेस्टाइन का नेक्रोसिस और गैंग्रीन हो जाएगा। तो डार्क रेड सही कलर है और उससे पर्पल होना इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई को इंडिकेट करता है, इसलिए आंसर बी जो है उसको इमीडिएट फिजिशियन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ए सी ओ डी है वो गलत है। अगेन आइडेंटिफाई द इमेज विच इज गिवन बिलो एंड दिस इज द इमेज। लास्ट इमेज में हमने यहाँ पे देखा था डिसेंस, और ये इमेज किसका है, एविसरेशन का। आप यहाँ देख सकते हो नीचे जो है यहाँ पे रिमार्क्ड भी किया हुआ है, ये है एविसरेशन। जब वुंड की साइड से इंटेस्टाइन या इंटरनल ऑर्गन जो है वो एक्सपेल आउट हो जाए बाहर की तरफ, तब इसको बोलते हैं एविसरेशन। और अंदर ही रहे और सिर्फ एजेस सेपरेट हो उसको बोलते हैं डिसेंस। दोनों ही सर्जिकल इमरजेंसी है। तुरंत जो है इसको नॉर्मल सलाइन मॉइस्ट स्टेराइल गॉज से कवर करना होता है, और सर्जन को इन्फॉर्म करके सर्जरी की तुरंत नीड होती है, नहीं तो ऑर्गन में नेक्रोसिस और गैंग्रीन होने की संभावना होती है। तो ये इसका मैनेजमेंट रहता है। ज्यादातर ये पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हफ्ते भर के बाद में डेवलप होता है, आफ्टर ए वीक। ओबीज मरीज में ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन वुड बी बेस्ट टू अप्लाई अराउंड द क्लाइंट्स कोलोस्टमी। कोलोस्टमी के अराउंड कौन सा यूज करते हैं प्रिपरेशन? फर्स्ट है केराया, सेकंड वन पेट्रोलम, पेट्रोल्टम, थर्ड वन कॉर्न स्टार्च, एंड फोर्थ वन एंटीसेप्टिक क्रीम। विच इज अप्लाई अराउंड द स्टोमा, कोलोस्टमी स्टोमा, बेस्ट टू अप्लाई। तो देखिएगा, जो स्टोमा के अराउंड जो अप्लाई करते हैं हम, उसको स्टोमा के साइड में उसको एडियर करने के लिए उसको स्टोम एड एहेसिव, स्टोमा हेसिव ऐसे नाम है, बहुत थोड़ा अजीब सा नाम है, स्टोमा स्टोमा हेसिव, स्टोमा हेसिव, ये काम में लिया जाता है। ये स्टोमा के अराउंड जो है अप्लाई करते हैं स्किन को इरिटेट होने से प्रिवेंट करने के लिए और स्किन को हेल्दी रखने के लिए। स्टोमा हेसिव ये ज्यादातर जो ऑप्शन में नहीं है, स्टोमा हेसिव ये ऑप्शन में नहीं है। इसके अलावा केराया वहां पे काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर तो रहेगा ए, केराया और स्टोमा हेसिव जो है वो ज्यादातर स्किन के प्रिपरेशन में यूज करते हैं। पेट्रोल्टम, कॉर्न स्टार और एंटीसेप्टिक क्रीम जो होती है वो स्किन के प्रिपरेशन में या स्किन को हेल्दी रखने के लिए स्टोमा वाली साइट के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, इसलिए आंसर रहेगा ए, दैट इज केराया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल फॉर क्लाइंट केयर आफ्टर इलियोस्टोमी विच हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। किसी मरीज का इलियोस्टोमी हुआ है और इलियोस्टोमी के बाद में केयर के अंदर किस चीज को हाईएस्ट प्रायोरिटी वहां पे दिया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। इलियोस्टोमी के बाद में मरीज को कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। दूसरा है टू असिस्ट द क्लाइंट विद सेल्फ केयर एक्टिविटी, उसकी सेल्फ केयर एक्टिविटी में उसको मदद करें। टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करें। और टू मिनिमाइज ऑर्डर फॉर्मेशन, ऑर्डर फॉर्मेशन को मिनिमाइज करें, ऑर्डर फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। इलियोस्टोमी के बाद में हाईएस्ट प्रायोरिटी, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ करेक्ट आंसर दिया है, इट्स सी, टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। बिल्कुल आप सही है, मैं बता देता हूँ इनको। हाई प्रायोरिटी गोल जो रहता है इलियोस्टोमी सर्जरी के बाद में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना। मरीज जो है वो एक्सपीरियंस करता है कंटिन्यूअस लिक्विड टू सेमी सॉलिड स्टूल, है ना, उसको रहता है लगातार लिक्विड से सेमी सॉलिड स्टूल जो है वो रहता है। और सेल्फ केयर उस कंडीशन के अंदर हमें उसके फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर लॉस वहां से होता है। तो जितना लॉस हो रहा है उसको रिप्लेस अगर हमने नहीं किया तो मरीज शॉक में जा सकता है, इसलिए पहली प्रायोरिटी हमारी यही है कि मरीज का फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपको क्या करना करके रखना है, बैलेंस करके रखना है। एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे सेल्फ केयर एक्टिविटी, तो सेल्फ केयर एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे नीड नहीं है, मरीज खुद ही जो है अपनी केयर कर सकता है। और
ओडर फॉर्मेशन को मिनिमाइज करना कोई प्रायोरिटी एक्शन में नहीं आता है, ठीक है, पर उससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, खुशबू बदबू से इतना ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक ऑप्शन है रिलीव फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, तो वहां पे ज्यादातर स्टूल लिक्विड ही होता है, तो कॉन्स्टिपेशन तो रहता ही नहीं है, तो रिलीव करने की प्रायोरिटी है नहीं इतनी। तो ए, बी और डी जो है वो गलत आंसर है। सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। हमें जो है बेसिकली ओवरऑल फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को क्या करना है, बैलेंस करने के ऊपर जोर देना है। Next, the nurse explained to the client that some form of skin barrier must be used around the stomach at all time. The primary function of a skin barrier is, स्किन बैरियर जो है वो काम में लिया जाता है, अभी हमने पढ़े थे स्किन बैरियर, और कैराया और स्टोमा ऐसी हमने बोला काम में लेते हैं। तो ये जो बैरियर काम में लिए जाते हैं, इनका क्या फंक्शन है, काम क्या है, ये करते क्या है? हेल्प प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं। हेल्प मेंटेन एन एक्यूरेट आउटपुट रिकॉर्ड, आउटपुट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इरिटेशन फ्रॉम इलियोस्टोमी इफ्लुएंट, इफ्लुएंट से जो इरिटेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। और अलाउ द क्लाइंट टू कीप द ओस्टोमी पाउच ऑन लॉन्गर, लंबे समय तक पाउच को रखने में मदद करते हैं। बेसिकली जो इलियोस्टोमी किया हुआ होता है, उस इलियोस्टोमी साइट से जो इलियोस्टोमी से जो फीकल मैटर आता है, बाहर निकलने वाले उस फीकल मैटर को इफ्लुएंट कहते हैं। ये भी एक टर्म है, याद रखिएगा। इफ्लुएंट क्या होता है, तो इलियोस्टोमी साइड से जो फीकल मैटर आएगा उसको इफ्लुएंट कहते हैं। अब वो फीकल मैटर जो है जब स्किन को टच करता है, जैसे स्टोमा है, स्टोमा के साइड में आपने बैग लगा दिया है ना, मान लो ये एक स्टोमा है, और स्टोमा के ऊपर आपने क्या है, बैग एडियर कर दिया है ना, ये बैग लगा दिया। लेकिन जो स्टोमा वाली जो स्किन है, उस स्किन को और साइड की जो स्किन है, उस स्किन के ऊपर जो फिकल मैटर निकल रहा है वो टच करेगा, और उस फिकल मैटर की वजह से स्किन जो है वो इरिटेट होकर खराब हो जाएगी। उस स्किन के इरिटेशन को रोकने के लिए बीच में जो बैरियर काम में लिया जाता है वो लिया जाता है। तो सवाल ने यही पूछा है कि उसका फंक्शन क्या है, तो वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इरिटेशन को इलियोस्टोमी इफ्लुएंट से। जो अंदर से फिकल मैटर निकलेगा, उसके साइड की जो स्किन है, उस स्किन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, इफ्लुएंट से प्रोटेक्ट करने का काम है। और ये किसका है, कोई भी जो मटेरियल अपन ने अभी काम में लिए है वो काम में लिए जाते हैं। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, सी यहाँ पे, कि वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो इलियोस्टोमी है उसमें हाई अमाउंट के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इफ्लुएंट होता है, और वो स्किन को बहुत ज्यादा इरिटेट करेगा। वहाँ पे एक्सकोरिएशन और अल्सर बनने की संभावना होती है ना, इसलिए हम वहाँ पे इनको काम में लेते हैं। स्किन बैरियर जो है वो कभी भी ऑर्डर फॉर्मेशन को मिनिमाइज नहीं करता है, जो ए ऑप्शन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा ऑर्डर जो है उसको अगर आपको कंट्रोल करना तो डाइट से ही कंट्रोल होगा, है ना। और इसके अलावा बैरियर जो है वो कभी भी आउटपुट रिकॉर्ड की एक्यूरेसी में रोल प्ले नहीं करता है ना, जैसा बी ऑप्शन में है कि एक्यूरेट आउटपुट रिकॉर्ड करेंगे, तो वहाँ उसका कोई रोल नहीं है। बैरियर जो है वो एक्यूरेसी जो है उसको प्रॉब्लम नहीं करता है। इसके अलावा पाउच जो है वो यूजुअली पहना जाता है 4 से 7 दिन बिफोर चेंज करने से। तो यहाँ लिखा हुआ अलाउ द कारण की ऑस्टमी पाउच ऑन लॉन्गर, लंबा, तो लंबा नहीं रखते हैं, 4 से 7 दिन में उसको हमें चेंज करना होता है। और उसका संबंध जो है इन जो है बैरियर्स तरीके से, स्किन बैरियर जो है उससे ये नहीं है। तो ए, बी और डी यहाँ पे गलत है। सी करेक्ट है कि जो इफ्लुएंट है उससे स्किन के इरिटेशन को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। तो ये यहाँ पे आंसर रहेगा। अगेन आइडेंटिफाई द इमेज एंड दिस इज द इमेज, व्हाट इट इज। यस, इट्स NPWT, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, वुंड साइट के ऊपर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके वहां से जो सिक्रीशंस है, वहां जो एक्सुडेट्स है, डेब्रीज है, उन सबको वहां से इवेक्युएट करना, ताकि वुंड जो है उसको क्या बनाया जा सके, हेल्दी बनाया जा सके। तो नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी ये पिक्चर के अंदर दिया हुआ है, और वुंड को हेल्दी बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज के लेक्चर में हमने पढ़े हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। इसके अलावा एक काम जरूर करें, इस वीडियो और इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लें, है ना। संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है और संकल्प ने दुनिया बदली है। तो आप एक संकल्प जरूर उठाएं। अगर आप वास्तव में ये सोचते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर आप वास्तव में ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन और ये वीडियो जो है मददगार है हमारे लिए, तो भगवान की कसम यकीन करिएगा कि आप जिसको भी भेजेंगे या जिसको भी देंगे वो दिल से आपको दुआ देगा और उसकी वो जो दुआ है वो ऊपर वाला सुनता है। आपका भला होगा, किसी और का भला होगा, तो हम सब की जो ये मिली जुली मेहनत है वो शायद एक दिन साकार होगी और हम कई घरों के चिराग को जलाने में मदद कर पाएंगे। करके देखिएगा, अच्छा लगता है। धन्यवाद।